नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 21 जून 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट फर्स्ट शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में और 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है, बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने जा रहा है, वहाँ पर जो पेपर 201 है आगरा यूनिवर्सिटी में, या पेपर BD 103 है, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी में अभी सेमेस्टर वाइज नहीं शुरू हुआ है, तो ध्यान रखना आगरा यूनिवर्सिटी का BD 103 और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में BD 201 हो गया है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। जो आगरा यूनिवर्सिटी में BD 103 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में BD 201 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी यह पेपर प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, इसका यूनिट फर्स्ट शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया। ध्यान रखना, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 201 का जो आप PDF प्राप्त करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है ये लिंक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। सारी वीडियो BD 201 की आपको मिल जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ है A व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, B प्रशिक्षण से होने वाले परिवर्तन, C अभ्यास से होने वाले परिवर्तन, D उपयुक्त सभी। तो अधिगम का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम का संबंध है A अस्थायी परिवर्तन से, B अस्थायी परिवर्तन से, C अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 2 का C अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। अधिगम का संबंध है तो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, सीखना है A एक प्रक्रिया, B एक घटना, C परिपक्वता, D उपयुक्त सभी। तो सीखना क्या है? सही जवाब हो जाएगा E एक प्रक्रिया। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं या इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रकृति होती है A अर्जित, B अभ्यास, C अपेक्षाकृत अस्थायी, D उपयुक्त सभी। तो अधिगम की प्रकृति कैसे होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा D। 4 का ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा D अर्जित, अभ्यास और अपेक्षाकृत अस्थायी सभी। अगला प्रश्न है, सीखना अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार या मानसिक साहचर्यों में होता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका C आर्मेरोट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत है। A सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, B
सीखने के कारण व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। सी, सीखना एक जातीय प्रक्रिया है। डी, सीखना ज्ञान को अर्जित करना है। कौन सा गलत है? सही जवाब हो जाएगा सी, सीखना एक जातीय प्रक्रिया है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, सीखने का संबंध है ए औपचारिक सीखना से, बी अनौपचारिक सीखना से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग से वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, जिससे सभी तक पहुंच सके और सभी को लाभ हो सके। जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज में ग्रुप बना हुआ होगा, वहाँ पर शेयर जरूर करें। और जो भी बच्चे आपकी जानकारी में बीएड कर रहे हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या आगरा यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना राजा महेंद्र प्रताप सिंह सेकंड सेमेस्टर की सेमेस्टर वाइज हो गया है। सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर 201 है, जिसे शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य कहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। और जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए BD 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग का जो पेपर है उसके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए प्लीज। प्रश्न है, बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है ए अनौपचारिक सीखना, बी अनौपचारिक सीखना, सी ए बी दोनों। ध्यान रखना यहाँ पर दोनों एक जैसे ही हो गया है, तो एक जगह औपचारिक रहेगा एक जगह अनौपचारिक रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 8 का, ध्यान रखना सी ए बी दोनों, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों। यहाँ पर अनौप नहीं रहेगा, ठीक है, एक जगह औपचारिक रहेगा एक जगह अनौपचारिक रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, शिक्षण। अगला प्रश्न है, अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के डॉट डॉट में घटित होता है। ए व्यवहार में, बी व्यक्तित्व में, सी संज्ञान में, डी अभिवृद्धि में। सही जवाब हो जाएगा इसका, अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक डॉट डॉट में घटित होता है, तो ए व्यवहार में। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अवस्थाएं या चरण होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, 3। शिक्षण की अवस्था है, सही ध्यान रखना, एक पूर्व तत्परता, बी अंतःक्रियावस्था, सी तत्परतावाद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। शिक्षण की अवस्था कौन कौन सी है? पूर्व तत्परता, अंतःक्रियावस्था और तत्परतावाद, तीनों। और यहाँ पर पूछा भी गया था शिक्षण की अवस्थाएं हैं, 3 हैं, तो यही तीनों हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण की पूर्व तत्परता में, ठीक है। अगला प्रश्न है, छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध है। ए शिक्षण की पूर्वावस्था, बी शिक्षण की अंतःक्रियावस्था, सी शिक्षण पश्चात क्रियावस्था से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना, शिक्षण की उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण पश्चात क्रियावस्था से। अगला प्रश्न है, पृष्ठ पोषण का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, शिक्षण पश्चात अवस्था से। अगला प्रश्न है, कक्षा के आकार की अनुभूति शिक्षण के किस अवस्था में की जाती है? कक्षा के आकार की अनुभूति शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है? ए अंतःक्रियावस्था, बी शिक्षण पश्चात, सी शिक्षण पूर्व अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, अंतःक्रियावस्था। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है? ए पूर्व अवस्था में, बी पश्चात अवस्था में, सी अंतःक्रियावस्था में, डी उपयुक्त सभी। 17 का सही जवाब हो जाएगा बी, पश्चात अवस्था में। अगला प्रश्न है, व्यवहार आणविक ना होकर सर्वांगीण घटना है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना आप लोग, 18 का सही जवाब हो जाएगा बी, टॉलमैन ने। यहाँ पर सर्वांगिक नहीं बल्कि सर्वांगीण हो जाना चाहिए, सर्वांगिक सही है। अगला प्रश्न है,
क्रियाप्रसूत साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, पुनर्बलन पर। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्रश्न है, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या मुख्य विशेषता किसकी है? पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है या मुख्य विशेषता किसकी है? ए व्यवहारवादी, बी संज्ञानात्मक, सी वैज्ञानिक, डी मानवतावादी। सही जवाब हो जाएगा ए व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी अध्यापक वह है जो, सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष होते हैं? ए पाठ्यवस्तु, बी कक्षा संप्रेषण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, पाठ्यवस्तु और कक्षा संप्रेषण दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चर हैं? ए छात्र, बी शिक्षक, सी विषय वस्तु, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षण के चर हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, छात्र शिक्षक विषय वस्तु सभी, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का संबंध है? ए कला, बी विज्ञान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षण का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। हालांकि मॉडल पेपर में बी दिया हुआ है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार सी है, कला और विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न है, शासन के अनुरूप शिक्षण का रूप है? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए एकतांत्रिक, बी प्रजातांत्रिक शिक्षण, सी हस्तक्षेप रहित शिक्षण, डी उपयुक्त सभी। शासन के अनुरूप शिक्षण का रूप है, सही जवाब हो जाएगा डी, एकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण सभी। अगला प्रश्न है, व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण के रूप हैं? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण संबंधी समस्त क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 3। शिक्षण संबंधी समस्त क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, कार्य करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण की क्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है? शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है? ए प्रस्तुतिकरण में, बी प्रदर्शन में, सी कार्य करना में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, हम लोग देख भी चुके हैं तीनों। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोशिश कीजिएगा प्रश्न संख्या जरूर लिखिएगा और बुक में किस पेज पर है या फिर गूगल में कहाँ पर है, ठीक है। अगर गूगल से सर्च किया तो गूगल में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, शिक्षण की प्रकृति है? ए शिक्षण से उद्देश्य प्रक्रिया है, बी शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, सी शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए एडम्स ने। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, एडम्स ने कहा, और त्रिध्रुवी जो है जॉन ड्यूवी ने कहा था। अगला प्रश्न है, जॉन एडम्स मानते हैं कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी या शिक्षक और छात्र के बीच एक निरंतर संवाद होता है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न आ भी गया, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए जॉन ड्यूवी। ध्यान का मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ है। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। कौन कौन से? शिक्षक, बच्चा था छात्र, शिक्षा, शैक्षिक वातावरण या समाज। तो शिक्षक, छात्र और शैक्षिक वातावरण या समाज। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पक्ष हैं। सही जवाब हो जाएगा बी 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर है। सही जवाब हो जाएगा ए स्वतंत्र, जो छात्र होते हैं वो परतंत्र होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षण में छात्र चर हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए आश्रित हैं। शिक्षक में छात्र होते हैं आश्रित होते हैं और शिक्षक जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं।
अगला प्रश्न है, शिक्षण में पाठ वस्तु तथा विधियाँ चर हैं। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, हस्तक्षेप चर। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, छात्र का। ध्यान रखना, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है। तो प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है। सही जवाब हो जाएगा इस 36 का ए, छात्र। अगला प्रश्न है, एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है। ध्यान रखना, एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, राज्य। एक तंत्र शासन में अच्छा शिक्षण उसे कहा जाता है जिसमें शिक्षक अपने व्यक्तिगत गुणों से अंतःक्रिया द्वारा छात्र को प्रभावित कर उसमें ऐसे गुणों एवं मूल्यांकन का विकास करे जो राज्य एवं शासन के हित में हो। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षण की विशेषता है। ए, शिक्षक की योग्यता, बी, शिक्षण की कुशलता, सी, शिक्षक की उपलब्धि, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, गेट्स। अगला प्रश्न है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा, किसने लिखा? सही जवाब हो जाएगा ए, स्किनर। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया है। ए, मानसिक, बी, शारीरिक, सी, भौतिक, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, मानसिक। अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम है ए, कला, बी, विज्ञान, सी, ए, बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना मेरे अनुसार सी, कला और विज्ञान दोनों है। आप लोग बार चेक कर लीजिए क्योंकि मॉडल पेपर में सी बी दिया गया है। तो अधिगम क्या है? कला और विज्ञान दोनों। अधिगम मतलब क्या होता है? लर्निंग, सीखना। तो कला और विज्ञान दोनों है। बराबर, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा। अधिगम एक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी। अधिगम क्या है? जटिल है। अधिगम जटिल, सक्रिय, नियोजित या अनियोजित, चेतन या अचेतन है, या वृद्धिशील, संचयी या परिवर्तनशील हो सकता है, या निर्देशित या स्वतंत्र हो सकता है। अधिगम भी आजीवन है। अधिगम है ए, अदा, बी, प्रदा, सी, ए, बी दोनों, डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। अधिगम क्या है? अदा और प्रदा दोनों। अगला प्रश्न है, अधिगम का प्रकार है। ए, सकारात्मक, बी, नकारात्मक, सी, ए, बी दोनों, डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। जब तक बच्चा सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, किलपैट्रिक ने। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो कि बेचने और खरीदने में है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक महोदय ने दोनों चीज़ें कहा। शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो कि खरीदने और बेचने और खरीदने में है। और यही चीज़ उन्होंने ये भी कहा, जब तक बच्चा सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। ये मानते हैं। दोनों सही है, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, अधिगम में सहायक वाह्य पराक्रम है। ए, शिक्षण, बी, प्रशिक्षण, सी, अनुदेशन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण और अधिगम से संबंधित कितने तत्व होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 4। स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? ए, स्मृति, बी, बोध, सी, चिंतन, डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, स्मृति में विचारहीनता पाई जाती है। इसके पहले पूछा गया था कितने स्तर हैं, तो 3 कौन कौन से थे? स्मृति, बोध और चिंतन थे। इस प्रश्न आप देखेंगे पूछा गया है स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार हैं, तो 3 थे। कौन कौन से? तो सेम, स्मृति, चिंतन और बोध।
अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध रखता है। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, स्मरण से। चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार देता है। ए बोध, बी स्मृति, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार है बोध और स्मृति दोनों। बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है। ए चिंतन, बी स्मृति, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है तो बी, स्मृति। अगला प्रश्न है, सूझबूझ से युक्त शिक्षण स्तर कहलाता है। ए बी बोध, बी स्मृति, सी चिंतन, डी सभी। सूझबूझ से युक्त शिक्षण स्तर कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, बोध। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहें और हमेशा प्रैक्टिस सेट हल करते रहें। पढ़ने के बाद आप एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर हल करें और देखें कि कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है समस्याएं आ रही हैं तो आप पुनः उस प्रैक्टिस चाहे जो भी हो मॉडल पेपर या बुक को फिर से पढ़िए। अगर आपको ठीक है तो अगले यूनिट या फिर अगले पेपर में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट का उद्देश्य ये है कि अपना आप आकलन कर सकें और किसी भी एग्जाम का सबसे अच्छा अंक प्राप्त करने का उद्देश्य है। एकमात्र तरीका है बार बार प्रैक्टिस सेट हल करना, पढ़ना और बार बार दोहराना और प्रैक्टिस सेट हल करना। प्रैक्टिस सेट हल करने से ये पता चलता है आपका लेवल क्या है। अगर आप नहीं हल करेंगे तो हो सकता है आपको पता भी नहीं चल पाए कि आप कहाँ पर ज़्यादा पढ़ना है। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट को जरूर हल करें, इससे आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि व्यू कम आएगा तो फिर प्रॉब्लम होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार है। ए स्मृति, बी बोध, सी चिंतन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, चिंतन जो है ये शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है। ए बोध, बी स्मृति, सी चिंतन, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, स्मृति। श्रृंखला अधिगम का संबंध स्मृति शिक्षण स्तर से है। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था, अर्थात किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा ए, हर्बर्ट ने। बार बार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य होता है ए तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, बी प्रत्यास्मरण करना, सी पहचान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, प्रत्यास्मरण, पहचान सभी। अगला प्रश्न है, स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, एसआर अनुक्रिया पर। अगला प्रश्न है, मॉरिसन के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित है। ए चिंतन, बी बोध, सी स्मृति, डी उपयुक्त सभी। तो मॉरिसन के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, बोध। आप लोग ध्यान रखना, 3 है, तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चिंतन, बोध और स्मृति। तो एच सी मॉरिसन ये जो है बोध स्तर से, हर्बर्ट जो है ये स्मृति स्तर से, मॉरिस पी हंट जो है ये चिंतन स्तर से। तीनों आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, मॉरिसन का प्रतिमान। तो बोध स्तर किससे संबंधित है, पहले बताया मैंने, मॉरिसन से। चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु पूर्व आवश्यकता होती है। ए स्मृति स्तर का ज्ञान, बी बोध स्तर का ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। स्मृति और बोध दोनों की आवश्यकता होती है चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु। अगला प्रश्न है, स्किनर तथा थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए पुनर्बलन को माना। सही जवाब हो जाएगा ए, मूल घटक। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया। सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं। चिंतन स्तर की बात कर रहा है। चिंतन स्तर आप देख सकते हैं, ये मॉरिस पी हंट जी हैं। ठीक है, मॉरिस पी हंट जी हैं।
अगर हो सकता हंट वही हो तो फिर सही है, ठीक है, इसमें ए सही हो जाएगा। शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिंतन स्तर जो दिया गया है ये मॉरिस पी हंट जी हैं। अगर ये हंट जी हैं तो फिर चिंतन स्तर का ए हो जाएगा, ठीक है। और एस सी मॉरिसन बोध है, हार्वर्ड के शिक्षण स्तर स्मृति से है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना ए। हम लोग हंट मान के चल रहे हैं, मॉडल पेपर में डी दिया है, लेकिन यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मॉरिस पी हंट की ही बात कर रहा है। अगर मॉरिस पी हंट है तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्मृति स्तर का हार्वर्ड, बोध स्तर का एस सी मॉरिसन और चिंतन स्तर का मॉरिस पी हंट ने प्रतिपादन किया था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला मॉडल पेपर में डी दिया है, आप लोग बात चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है विचार या तर्क की अभिव्यक्ति किस शिक्षण स्तर से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, चिंतन से। अगला प्रश्न है छात्रों में सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करना किससे संबंधित है? ए बोध, बी स्मृति, सी चिंतन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए बोध। किसी भी प्रश्न आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा प्लीज। अगला प्रश्न ध्यान रखना, समस्या समाधान की क्षमता का विकास शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? ए स्मृति, बी बोध, सी चिंतन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 68 का सी, चिंतन। अगला प्रश्न है विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के उद्देश्य का संबंध किस शिक्षण स्तर से है? सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, चिंतन। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के उद्देश्य का संबंध तो चिंतन से है। अगला प्रश्न है चिंतन स्तर के प्रतिपादन, देखिए यहाँ पर आ भी गया है, चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट का पूरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना चिंतन स्तर सही है, तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना इसका 70 का सी, मॉरिस पी हंट। सही, जो 65 वाला प्रश्न था देखना हंट था ना, तो ए सही है उसका, मॉडल पेपर में गलत दिया गया है, क्योंकि मॉरिस यहाँ पर देखो दिया भी है हंट का पूरा नाम क्या है, तो मॉरिस पी हंट, इसका मतलब 65 में हंट दिया गया तो सही है, ठीक है। तो चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट का पूरा नाम क्या है, तो मॉरिस पी हंट। 65 में ए सही हो जाएगा, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। 65 का प्रश्न था। शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब था ए, हंट ही सही था, ठीक है, मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। हम लोग प्रश्न देखते हैं, 70 हो गया था। अगला प्रश्न है 70 का सही जवाब था सी, मॉरिस पी हंट। अगला प्रश्न है 71, शिक्षण को नियंत्रित करते हैं ए शिक्षण का सिद्धांत, बी शिक्षण सूत्र, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 71 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण सूत्र दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षण को प्रतिभाशाली बनाते हैं ए शिक्षक का अनुकरण, बी अभ्यास, सी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। शिक्षक का अनुकरण, अभ्यास और नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, सभी। अगला प्रश्न है छात्र अधिक सीखते हैं ए दंड की अपेक्षा प्रशंसा से, बी वाही की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा से अर्थात सेल्फ मोटिवेशन से, सी श्रव्य की अपेक्षा दृश्य शिक्षण सामग्री से, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी तीनों से। अगला प्रश्न है छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं ए पुनर्बलन, बी प्रतिपुष्टि, सी अभिप्रेरणा, डी उपरोक्त सभी। छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण की सामान्य सिद्धांत हैं, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं ए अनुकूलता का सिद्धांत, बी सक्रियता का सिद्धांत, सी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका ए
अभ्यास का सिद्धांत। आप लोगों को लगता है स्पीड स्लो है तो आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा, वहाँ पर रहता है जो 3 डॉट डॉट वहाँ से बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कई बच्चे बोलते हैं थोड़ा स्लो पढ़ाइए, इसलिए थोड़ा चल रहे हैं हम लोग। शिक्षण सूत्र, अभी टाइम भी अपने पास है। शिक्षण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 77 का ए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो शिक्षण सूत्र हैं उसको आपको पता होना चाहिए सभी भी जो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 78 का सी, अभिवृत्ति एवं अभ्यास नहीं है। पूर्ण से अंश, विश्लेषण से संश्लेषण, मूर्त से अमूर्त, ये सारे शिक्षण के सूत्र हैं, लेकिन अभिवृत्ति एवं अभ्यास नहीं है। कुछ सूत्र हम लिख दिए, देख लीजिएगा आप लोग। ज्ञान से अज्ञान की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभूत से युक्तियुक्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक या तर्कात्मक क्रम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो ये सारे हैं, आप देख लीजिए शिक्षण सूत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र नहीं है। नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, अमूर्त से मूर्त की ओर। नहीं है, क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर है, ठीक है। बाकी सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य, अनुभूत से युक्ति की ओर, ये सारे हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, बार बार उसको कोई मतलब नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है। सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है, तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, थॉर्नडाइक का। इन्होंने 3 दिए थे, तीनों पता होना चाहिए आपका। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम विकसित किए। कौन कौन? तत्परता का नियम, अभ्यास और प्रभाव। पहला कौन सा है? तत्परता, और अंतिम कौन है? प्रभाव। ये सभी पूछा गया है। मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम नियम को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, जो निम्न है, ठीक है, ध्यान रखना। अधिगम के मुख्य नियम जो हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास और प्रभाव का नियम, वही जो थॉर्नडाइक के नियम है तीनों, ये मुख्य नियम है। और गौण नियम कौन है? सब पूछे जाते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, सदृश द्वारा अनुक्रिया का नियम, साचर परिवर्तन का नियम, ये सारे हैं, आप लोग देखना, ठीक है। मुख्य और गौण दोनों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, करीब 125 प्रश्न है, तो आप लोग पूरा प्रश्न देखिएगा। प्रयोजन परक उद्देश्य शिक्षण आकस्मिक शिक्षण से सर्वदा उत्तम है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, वुडवर्थ। बार बार आप लोग पढ़िए, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो जो भी समय बचे तो आप कोशिश कीजिए वीडियो चलाकर देखते रहिए। इससे क्या होगा, प्रश्न आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। और जब भी आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद टेस्ट जरूर दीजिए, इससे क्या होगा, आपका लेवल पता चलेगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं। ए, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, बी, शिक्षण के मनोविज्ञान सिद्धांत, सी, शिक्षण सूत्र, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, आगमन से निगमन की ओर है। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण सूत्र है। बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखना। निम्न से किसने कहा, कोई भी अधिगम का सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना, सी है दोनों। विलियम एच वाटसन, ओरिएनल और गेज दोनों ने कहा कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अधिक सफल हुए। सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, अधिगम के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गैने की पुस्तक का नाम है। सही जवाब हो जाएगा ए, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इसे अधिगम परिस्थितियां कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है, गैने ने अपनी पुस्तक अधिगम परिस्थितियां में कितने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया है? ए 6, 20, 8, सी 10, डी 9। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी 8 है, ठीक है। और 8वां आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साचर अधिगम, विविधात्मक अधिगम
अवधारणात्मक अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, ये सभी। सबसे लास्ट कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, सभी पता होना चाहिए। शिक्षण युक्तियों की दृष्टि से आई के डेविस ने कितने परिस्थितियों को महत्व दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 5। अगला प्रश्न है, शिक्षण क्रियाओं में मुख्य लक्ष्य होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम परिस्थितियों को उत्तम करना। अधिगम के रूप माने जाते हैं ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं ए ज्ञान की, बी करने की, सी अनुभूति की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, गैने ने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन कब किया, अर्थात किस सन में किया? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 1965 में। अगला प्रश्न है, गैने ने कहा कि छात्र की अनुक्रियाओं का संबंध डॉट डॉट से होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, अधिगम उद्देश्य। गैने ने कहा कि छात्र की अनुक्रियाओं का संबंध अधिगम उद्देश्य से होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गैने की पहली अधिगम परिस्थितियां डॉट डॉट जानी जाती हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, संकेत अधिगम। पहली बोल रहा है, ठीक है। और लास्ट कौन था आपको पता होना चाहिए। गैने के संकेत अधिगम परिस्थितियों में, गैने की संकेत अधिगम परिस्थितियों से मेल खाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, अनुबंधित अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, अधिगम परिस्थिति की अंतिम दशा है। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, अधिगम अधिनियम। अधिगम परिस्थिति की अंतिम दशा है अधिगम अधिनियम। अगला प्रश्न है, अधिगम अधिनियम, ध्यान रखना, अधिनियम अधिगम के लिए पूर्व परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है। ए प्रत्यय अधिगम, बी संकेत, सी अनुक्रिया उद्दीपन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रत्यय अधिगम शिक्षण की किस स्तर से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, चिंतन से। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन में गैने के कौन सी परिस्थिति जुड़ी हुई है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, अनुक्रिया उद्दीपन। अगला प्रश्न है, गैने ने श्रृंखला अधिगम में किस परिस्थिति का उपयोग किया? ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए बी दोनों, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, गैने के अनुसार अधिगम की 5वीं परिस्थितियां हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, विभेदीकरण। 8 हैं, जिसमें 5वीं कौन सा है? विभेदीकरण। इस तरह से आपको पता होना चाहिए 8 का क्रम, ठीक है। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम 8 प्रकार के हैं। तो पहला कौन हो गया? अधिगम, संकेत अधिगम, ठीक है। पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक साचर अधिगम, पांचवा विभेदी विभागात्मक अधिगम, और छठा है उदाहरणात्मक अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम, आठवां है समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। अगला है प्रश्न, गैने के अनुसार अधिगम ऊंची अवस्था है। गैने के अनुसार अधिगम ऊंची अवस्था है, अर्थात अधिगम की ऊंची अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा डी, समस्या समाधान, ठीक है। और संकेत क्या हो जाएगा? सबसे नीचे हो जाएगा। फिर इस तरह से तो गैने के अनुसार अधिगम की सबसे निम्न अवस्था, फिर संकेत अधिगम हो जाएगा, ठीक है, अगर समस्या समाधान ऊंची है तो। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है? सही जवाब हो जाएगा ए, 2। अगला प्रश्न है, रुचि किया हुआ ध्यान है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ डॉट डॉट की क्रिया भी सम्मिलित रहती है। ए मूल्यांकन, बी संश्लेषण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 106 का, 106 का बी, संश्लेषण। अगला प्रश्न है,
अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ए परिपक्वता, बी प्रेरणा से बुद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीखने की प्रभावशाली विधि मानी जाती है? ए कहानी विधि, बी वाद विवाद विधि, सी अभिनय विधि, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 108 का डी उपरोक्त सभी, कहानी, वाद विवाद और अभिनय तीनों। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला शारीरिक या क्रियात्मक कारक है? ए ज्ञानेंद्रिया, बी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सी आयु, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है 125 प्रश्न में पहले बोल दिया था, अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 110 का बी, ज्ञानेंद्रियां जो है ये मनोवैज्ञानिक कारक नहीं बल्कि बुद्धि, रुचि व रुझान, इच्छा है। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक है? ये समय, भी भौतिक वातावरण, सी सामाजिक वातावरण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला अध्यापक से संबंधित कारक है? ए विषय का ज्ञान, बी व्यक्तित्व, सी पढ़ने की इच्छा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 112 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण की विभिन्न समान प्रविधियां हैं? ए व्याख्या, बी स्पष्टीकरण, सी कहानी कथन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पहले सीखे गए कौशल का नवीन ज्ञान पर कोई प्रभाव न होना है? सही जवाब हो जाएगा ए शून्य अंतरण। अगला प्रश्न है, शिक्षण की पूर्ण क्रिया को निम्न स्तरों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ए स्मृति स्तर, बी बोध स्तर, सी चिंतन स्तर, डी सभी, डी प्रेरणा स्तर। आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी नहीं है प्रेरणा स्तर, बाकी स्मृति, बोध और चिंतन स्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कौन से स्तर के बिना बोध व चिंतन स्तर ठीक कार्य नहीं कर सकता? सही जवाब हो जाएगा ए स्मृति स्तर। अगला प्रश्न है, शिक्षण में स्मृति स्तर के प्रवर्तक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी हार्वर्ड। पहले बता दिया था, जो स्मृति स्तर है इसका हार्वर्ड, बोध स्तर का H.C. मॉरिसन और चिंतन स्तर का मॉरिस सी हंट प्रवर्तक हैं। आप देख सकते हैं H.C. मॉरिसन शिक्षण स्तर के प्रवर्तक हैं बोध स्तर के, हार्वर्ड शिक्षण स्तर के प्रवर्तक हैं स्मृति स्तर के, मॉरिस पी हंट जो हैं चिंतन स्तर के। देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के बोध स्तर के प्रवर्तक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए मॉरिसन। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चिंतन स्तर के प्रवर्तक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा सी हंट, जिन्हें मॉरिस पी हंट कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ज्ञानात्मक कौन से स्तर का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा ए स्मृति जो है ज्ञानात्मक कौशल से, ज्ञानात्मक से संबंधित है। तो ज्ञानात्मक कौन से स्तर का उद्देश्य है? स्मृति। अगला प्रश्न है, विश्लेषण और संश्लेषण कौन से स्तर का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा सी चिंतन। अगला प्रश्न है, शारीरिक व मानसिक परिपक्वता वाले छात्र पाठ को सीखने में लेंगे? सही जवाब हो जाएगा ए कम समय लेंगे, अगर मानसिक शारीरिक रूप से परिपक्व हैं तो। थकान का अर्थ है कार्य करने में शक्ति के पूर्व व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए ड्रेवर। अगला प्रश्न है और अंतिम है, थकान के लक्षण हैं? ए जम्हाई लेना, बी शरीर का शिथिल होना, सी झपकी आना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। दोस्तों यह था BD 20। देख लीजिएगा, शिक्षण के सूत्र हम लोग पहले भी देख सके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को 201 का प्लेलिस्ट चाहिए तो जो आपको मिलेगी ये PDF,
इसके यहाँ पर क्लिक कर देंगे तुरंत आप पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों यह था BD 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष, इसका यूनिट फर्स्ट शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया। जो अगला टेस्ट हम लोग देखेंगे यूनिट 2 अधिगम के उपागम। तो आप लोग अच्छे से बुक और मॉडल पेपर को पढ़ते रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस हल करते रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोग को बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बच्चे अच्छे में 80 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। BD 201 जरूर है, जब BD 103 था बच्चे 80 में 80 अंक प्राप्त किए हैं। ध्यान रखना टीचिंग एंड लर्निंग में, ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग में, अधिगम एवं शिक्षण में बहुत इस तरह लिए पेपर है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट हल करिए बार बार। इससे क्या होगा, प्रश्न तो आएगा ही, यहाँ से सेम टू सेम आपके दिमाग में प्रश्न बैठ जाता है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन, ध्यान रखना कमेंट सेक्शन सबसे नीचे ही, सबसे ऊपर जो रहता है वहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जब भी नोटिफिकेशन हम लोग वीडियो अपलोड करें प्राप्त हो सके और आप टेस्ट हल कर सकें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।